Welcome you all in the SQ digital classes. Myself Abhishek Pathak, Associate Professor in the Department of Pharmacy, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today we are going to discuss about the drugs acting on autonomic nervous system. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम कैसे नर्वस सिस्टम कैसे क्लासीफाई होता है, उसके कौन कौन से डिविजन्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं और वो दो पार्ट हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो कि बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिल करके, और वहीं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट वन इज़ द मोटर नर्व्स एंड द सेकेंड वन इज़ द सेंसरी नर्व्स और न्यूरॉन्स। जैसा कि आप जानते हैं मोटर नर्व्स का काम होता है कि जो भी सिग्नल्स आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में पहुंचते हैं उनको बोलते हैं मोटर इम्पल्स और बाया मोटर न्यूरॉन्स, और जो भी आपकी बॉडी एहसास करती है, आपके ब्रेन में जो भी सेंस पहुंचते हैं वो जिन न्यूरॉन्स से पहुंचते हैं उनको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। सो अगेन मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर न्यूरॉन्स को अगेन क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, वन इज़ द वॉलंटरी एंड अनदर वन इज़ द इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाती है जो हम ऐच्छिक, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे ऐच्छिक, हम अपने मन से जो काम अपने करते हैं वो होते हैं वॉलंटरी एक्टिविटी। और जो वॉलंटरी एक्टिविटी जो होती है वो होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और उसके दूसरी तरफ जो भी एक्टिविटी हमारी अनैच्छिक एक्टिविटी होती है कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, हम अपने हार्ट को पकड़ करके उसको रोक नहीं सकते हैं, हम डाइजेशन प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं। ऐसे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अनैच्छिक होती हैं, जिनको कि हम इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं, वो आती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगेन क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में, दैट इज द सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बॉडी को जब किसी विशेष कंडीशन में, जैसे कि फाइटिंग या फिर कहीं फ्लाइट दौड़ने की कंडीशन में या फिर कोई खतरा है, उस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलेट होती हैं सिंपैथेटिक डिवीजन से। और जो रेस्ट वाली कंडीशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, कौन सी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, वो रेगुलेट होती हैं आपकी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इस नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे देख सकते हैं हम द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट, ये क्या रेगुलेट करता है, एक सेकेंड आप देखेंगे यहाँ पे, इट रेगुलेट द अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसेस। अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसेसेस का मतलब है ऐसे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो कि ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करता है। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये ANS मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसेसेस। इट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमें पता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इनर्वेट करता है, कहाँ कहाँ इसके जो न्यूरॉन्स हैं कहाँ कहाँ कनेक्शन होते हैं। इसको आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं, बहुत सारे वायर्स डालते हैं एक जगह से, सिमिलरली जो न्यूरॉन्स हैं उनको आप समझ सकते हैं कि वो वायर्स हैं, वो वहाँ से करंट ना लेकर के इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन में। आप यहाँ पे देखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो रहते हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, स्टोमक हो गया, किडनी है, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स हैं, प्यूपिल्स हैं, स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह हैं। और उसके बाद हम देखें कि जो इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जिन बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं वो ये रहे। आप देख सकते हैं कि जो हार्ट है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है,
साथ में आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है आपके लंग्स के थ्रू उसको रेगुलेट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के थ्रू यहाँ पे रेगुलेट करता है, इस प्रकार से डाइजेशन को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। दी आर द फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। दी आर अगेन द फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि लिवर के फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को, पेनक्रियास फंक्शन को, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जीआईटी वाले फंक्शंस को, जीआईटी में जो भी फंक्शन होते हैं उनको कौन मेंटेन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम आगे देखें। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन डिवीजन्स। जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन के दौरान बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन होते हैं एंड बोथ आर द एंटागोनिस्टिक। दोनों आपस में कैसे हैं, दो टोटली अपोजिट हैं। और पहला है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी ज़रूरत बॉडी को पड़ती है कब, फाइट और फ्लाइट के दौरान। जब कभी आप किसी से आपकी फाइट होती है या फिर आपको वहाँ से बहुत तेज भागना होता है, उस दौरान आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो नर्वस सिस्टम आपको एक्टिवेट करता है, आपको एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके अपोजिट जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, आपका डाइजेशन प्रोसेस आराम से चल रहा होता है, नॉर्मल कंडीशन में आप जब रहते हैं, उस टाइम पे जो नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो जो आपको रेगुलेट करता है उस टाइम पे रेस्ट कंडीशन में, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम देख सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन दोनों के क्या क्या फंक्शंस हैं और ये एक दूसरे से कितने अपोजिट हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, आपको एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपको स्टिमुलेट करने के लिए, कब, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में, जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ आपके बॉडी में चल रही होती हैं और नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में, और जो डाइजेशन प्रोसेस होता है रेस्ट कंडीशन में उसको रेगुलेट करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम देखें एक्टिवेट्स, ये वही कहानी हो गई कि ये फाइट और फ्लाइट के दौरान एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है आपका रेस्ट के दौरान, जब आप रेस्ट में कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। फिर हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन कम हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, और वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा का सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम यूरिनरी रिस्पॉन्स। इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द यूरिनरी आउटपुट। अगर हम यूरिनरी आउटपुट या फिर यूरिन के आउटपुट की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब आपको फाइट और फ्लाइट के दौरान जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, उस समय पे आपकी यूरिन के आउटपुट को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और वो कौन रोकता है, वो रोकता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं उस टाइम पे आपके यूरिन प्रोडक्शन नॉर्मली होता रहता है। और उसके अलावा देखें हम हार्ट बीट। जब आप भागने और दौड़ने के लिए आपका बॉडी आपको प्रिपेयर करती है, आपको एक्साइटेशन प्रोवाइड करती है, तो निश्चित है कि उस टाइम पे जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। और जब आप रेस्ट कंडीशन में होंगे तो आपकी नॉर्मल हार्ट बीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल समझना है कि आपकी बॉडी एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की जो भी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल चलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। अब जब आपको दौड़ने की ज़रूरत है, जब आपको किसी अचानक से दौड़ना है, अचानक से आपको कोई पीछे से सपोज आपको शेर आ गया, अब आप दौड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है, एक्साइटेशन की ज़रूरत है। तो उस एक्साइटेशन को कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम देखें ग्लूकोज लेवल। अब जब आप एक्साइटेशन के दौरान, जब आप दौड़ने के लिए तैयार हैं, किसी अचानक आपको कोई ऐसा आप दौड़ रहे हैं, अचानक से आपको कोई डर लग रहा है, उस टाइम पे आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। और जो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज का लेवल उस टाइम पर बढ़ना चाहिए आपकी बॉडी में। और ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा, जब ग्लाइकोजन, जिस फॉर्मेट में आपने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, अब फिर से वही ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज के रूप में, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और वहीं जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तब आपका देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन द ग्लूकोज लेवल। जब आप नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं करता। नेक्स्ट है आपका प्यूपिल, जो आपकी आई में प्यूपिल होती है। व्हेनेवर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इन कनेक्ट्स योर बॉडी और वो वर्क करता है तो आपकी प्यूपिल को वो डायलेट करता है, और वहीं जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं, आप सोने वाली कंडीशन में हैं, उस टाइम पे आपकी प्यूपिल को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। देखें हम पल्मोनरी सिस्टम कहलाता है, जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम होता है जिसमें कि लंग्स और ब्रोंकियाई वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, नोज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आप पल्मोनरी सिस्टम में जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपके एयर वे को डायलेट करता है ताकि एयर का फ्लो आसानी से ज़्यादा मात्रा में हो सके, और वहीं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी एयर ट्यूब्यूल्स होती हैं या ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। वहाँ पे देखें मसल सेल में क्या होता है, मसल्स में जो टेंशन है, मसल्स में जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो जाता है बाया सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और मसल्स में जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल रहता है, रिलैक्स हो जाता है बाया पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये देख सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे नर्वस सिस्टम है इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है दैट इज द न्यूरॉन, और आप देख दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दैट इज मेड अप ऑफ सेल, दिस इज नोन एज द सेल बॉडी, दीज आर द जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये लॉन्ग ट्यूब है दिस इज नोन एज द एक्सॉन, एंड द एंड्स इनको बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल्स। नाउ न्यूरोट्रांसमिशन, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमिशन? न्यूरोट्रांसमिशन का मतलब है कि आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमिशन। बट जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, और उस सिनेप्स में जो कि कनेक्टेड नहीं रहते हैं दोनों न्यूरॉन, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वो होता है केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस अ स्मॉल गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। उस सिनेप्स को पार कर करके वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फिर आप देखें व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके जाते हैं, किसके थ्रू, किसको पार करके? उस सिनेप्स को पार करके। और आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आप यहाँ पे देखें जो मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दे आर स्मॉल अमाइन मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और होते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अमाइन मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं और न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर किया गया था उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। अब दी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स विच वर्क्स इन आवर बॉडी नर्वस सिस्टम: एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रेनलिन, ग्लूटामेट, गाबा मीन्स गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन, डोपामीन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्फ्लुएंस द न्यूरॉन इन वन ऑफ द थ्री वे। कोई सा भी जो बॉडी का केमिकल मैसेंजर है वो तीन तरीके से आपके बॉडी में वर्क करेगा। फर्स्ट वन इज द एक्साइटेटरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और तीसरे प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं मॉड्यूलेटरी। द एग्जाम्पल्स ऑफ excitatory neurotransmitters are acetylcholine, noradrenaline and glutamate। वहीं पे जो आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं गाबा मीन्स गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, और ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि किसी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं उनको बोलते हैं मॉड्यूलेटरी, और द एग्जाम्पल्स आर डोपामीन। Now we are talking about the adrenergic transmission। adrenergic transmission का मतलब है adrenergic transmission में एड्रेनलिन
और नॉर एड्रेनलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमिशंस एट द स्नैप्स और द न्यूरो इफेक्टर जंक्शंस मीडिएटेड बाय का यहाँ मतलब है कि एड्रिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसमें वर्क करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, एपिनेफ्रिन, एंड ऑल दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑल्सो नोन एज द कैटेकोलामाइन। यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जितने भी जो आपके एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको हम कैटेकोलामाइन भी बोलते हैं। कैटेकोलामाइंस आर द 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे जो एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, उस बेंजीन में जब एक OH ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं फिनोल, और उसी के बाजू में अर्थो पोजीशन पे अगर हम एक OH और जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं हम कैटाकोल रिंग। कैटाकोल रिंग का मतलब होता है 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, सो दिस इज द कैटेकोलामाइन। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। नाउ दिस इज द पाथवे ऑफ कैटेकोलामाइन बायोसिंथेसिस। हमारे बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी सिंथेसिस जो कैसे होती है, जिसको कि हम बायोसिंथेसिस बोलते हैं, हमारे बॉडी में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, फेनिलएलेनिन। फेनिलएलेनिन नाम का जो आपका अमाइनो एसिड होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू द एल टायरोसिन। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज योर एल्काइल चेन एंड दिस इज योर अमीनो ग्रुप। यहां पर आप देखेंगे जो फेनिलएलेनिन नाम का अमाइनो एसिड है उसका जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है तब आपका बन जाता है एल टायरोसिन। एल टायरोसिन जो है यहाँ पे देखें आप, चेंज क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है अर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप का जुड़ा है, तो अब इसका ये हो गया है आपका क्या, एल टायरोसिन। और जिसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है फेनिलएलेनिन से एल टायरोसिन बनने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगेन जो आपका एल टायरोसिन है उसमें दोबारा से हाइड्रोक्सिलेशन होता है और फिर बन जाता है आपका केमिकल एल डोपा। देखें आप यहाँ पे अर्थो मेटा, अब यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी एक OH ग्रुप जुड़ चुका था जो कि ये है आपका, और एक मेटा पोजीशन पे एक OH ग्रुप और जुड़ता है, तब जाकर के एल टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है एल डोपा में। इसके बाद में जो एल डोपा होता है उसका रिएक्शन होता है, उसमें जो एंजाइम वर्क करता है एल एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये एल डोपा को डोपामीन में चेंज कर देता है। और डोपामीन में कैसे चेंज करेगा, जो ये आपका डीकार्बोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, CO2 को आउट कर रहा है आपके स्ट्रक्चर से। तो आपका जो ये CO2 ग्रुप है जो कि एल डोपा में था वो बाहर निकल जाता है CO2 के रूप में, और फिर बन जाता है आपका डोपामीन। डोपामीन में अगेन हाइड्रोक्सिलेशन होता है जो कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब आपका जो ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है डोपामीन का, उसके बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिलेशन होता है और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, तब जाकर के आपका नॉरएपिनेफ्रिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है। इसके बाद में अब एथेनोलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हो रहा है, जो आपका ये अल्फा था और ये बीटा कार्बन था, अल्फा कार्बन से जो आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था यहाँ से एक हाइड्रोजन आउट हो जाएगा और वहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो आपका नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बन जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन को ही हम बोलते हैं नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, और एपिनेफ्रिन को ही हम बोलते हैं एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। नेक्स्ट
After the biosynthesis of noradrenaline or adrenaline from phenylalanine, दिस इज द कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस। जो हमारे बॉडी में कैटाकोलामाइंस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका जो कैटाबोलिज्म होता है वो होता है दो एंजाइम्स की मदद से, जिसमें कि पहला जो आपका एंजाइम है दैट इज द COMT। पहला एंजाइम जो आपका इन्वॉल्व है कैटाबोलिज्म में वो है आपका COMT। आप देख सकते हैं दिस इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। एंड द सेकेंड एंजाइम जो कि दूसरा एंजाइम जो इन्वॉल्व है कैटाबोलिज्म में वो है आपका MAO। COMT का फुल फॉर्म होता है कैटाकोल O मिथाइल ट्रांसफरेज, और वहीं पे जो आपका MAO करके जो दूसरा एंजाइम है उसका नाम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ये दोनों एंजाइम काम करते हैं तो इन दोनों एंजाइम को वर्क करने के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, दिस इज द कैटाबोलिक पाथवे ऑफ द कैटाकोलामाइन। आप देख सकते हैं डोपामीन इज कन्वर्टिंग इनटू द होमोवेनिलिक एसिड, नॉरएपिनेफ्रिन मतलब नॉरएपिनेफ्रिन जो कन्वर्ट हो रहा है नॉरएड्रेनालिन दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द वेनिल मैंडेलिक एसिड। वहीं पे जो इपिनेफ्रिन है जिसको कि हम एड्रेनालिन बोलते हैं वो कन्वर्ट हो रहा है आपका लास्ट में मेटानेफ्रिन में। तो जो डोपामाइन का कैटाबोलिज्म हो रहा है वो हो रहा है माओ के द्वारा और एंजाइम के द्वारा, और जो इसका डोपैक बन रहा है यहाँ इसका जो कैटाबोलिज्म हो रहा है वो हो रहा है COMT, मतलब COMT एंड MOA दो एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जो कि आपने पहली स्लाइड में देखे थे। COMT इज द कैटाकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज एंड MAO is the monoamine oxidase। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। नाउ अब हम बात करते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की। आपको पता होगा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखूं कि कोई सी भी जो चाबी होती है वो वर्क कब करती है, वो ताले के पास में वर्क जाके करती है। तो हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी आपकी ड्रग है, जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको अगर मैं चाबी मान के चलूँ और वो चाबी जहाँ पे जाकर के वर्क करेगी, जहाँ पे जाके एक्ट करेगी, जहाँ पे जाके जुड़ेगी, उसको हम बोल देंगे रिसेप्टर्स। और आप जानते हैं कि जो भी रिसेप्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जहाँ पे जिन रिसेप्टर पे जाके वर्क करते हैं उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, अल्फा रिसेप्टर्स एंड द बीटा रिसेप्टर्स। ये देख सकते हैं आप अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड द बीटा रिसेप्टर्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी अल्फा और बीटा होते हैं। उसके आगे हम देख सकते हैं दिस इज द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, कैसे ये वर्क करते हैं यहाँ पे आप देखें। नेक्स्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। यहाँ पे आप देखें कि जो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ये बॉडी में कैसे चेंज करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम में कैसे वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है बॉडी में, उसकी लोकेशन क्या होती है वो देख सकते हैं आप। उसकी लोकेशन होती है आपकी वास्कुलर स्मूथ मसल्स में, आपकी उसकी लोकेशन होती है। स्मूथ मसल्स में पाया जाता है ये अल्फा 1, और विसरल स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। और जो इनका मैकेनिज्म होता है वो ये एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और फॉस्फोलाइपेज के द्वारा ये उसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे देखें जो इनकी एगोनिस्ट हैं जो इन रिसेप्टर पे जाकर के पॉजिटिव वर्क करते हैं, दो आर द एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और आइसोप्रिनेलिन। इनका इफेक्ट क्या होता है आपकी फिजियोलॉजी में, बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं स्मूथ मसल्स का, कौन, अल्फा 1 रिसेप्टर। वहीं पे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बॉडी में बनना, और
थर्ड है आपका ये वोसो कॉन्स्ट्रिक्शंस करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। उस देख सकते हैं हम यहाँ पे एगोनिस्ट जो कि हमने देखे थे, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन है आपका एगोनिस्ट, फेनिलेफ्रिन है और मेथॉक्सामाइन है। इनके जो एंटागोनिस्ट हैं दीज आर द डॉक्साजोसिन, फेंटोलामाइन एंड द प्राजोसिन। जो एगोनिस्ट होते हैं वो सिंपैथोमाइमेटिक कहलाते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब है जो आपके एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके जैसा ही काम करने वाले जो हैं वो कहलाएंगे एगोनिस्ट, और उनके काम को अपोज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो अल्फा 1 रिसेप्टर के अगर हम देखें तो जो एगोनिस्ट हैं वो है नॉरएपिनेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन और मेथॉक्सामाइन, एंड एंटागोनिस्ट आर डॉक्साजोसिन, फेंटोलामाइन एंड प्राजोसिन। अल्फा 2 जो रिसेप्टर होता है वो उसकी जो लोकेशन होती है वो होती है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में, पेनक्रियाज, प्लेटलेट्स, सिलियरी, एपिथेलियम एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स। आगे देखें इनका इफेक्ट क्या होता है, ये इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अल्फा 2 रिसेप्टर पर जुड़ने के बाद में अल्फा 2 रिसेप्टर से जब ड्रग जुड़ेगी, एगोनिस्ट जुड़ेगा वहाँ पर जाके, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। और इनमें जो एगोनिस्ट हैं, एग्जाम्पल ऑफ एगोनिस्ट हैं इसमें, ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं वो हैं क्लोनिडीन एंड मोनोक्सिडीन, और एंटागोनिस्ट हैं वो हैं योहम्बीन, आइडाजोक्सन और टोलाजोलिन। तो ये बात हो गई अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर की। बीटा 1 जो रिसेप्टर है, बीटा 2 रिसेप्टर है और बीटा 3 रिसेप्टर है। बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो हार्ट किडनी में प्रेजेंट रहता है और ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और रेनिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं एगोनिस्ट के वो हैं आइसोप्रोटेरेनॉल, नॉरएपिनेफ्रिन और डोब्यूटामाइन। इनके जो एंटागोनिस्ट हैं वो हैं प्रोपेनालोल, मेटाप्रोलोल और एटेनोलोल। उसके बाद हम देखें जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द विसरल स्मूथ मसल्स, ब्रोंक्यूल्स, लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वासोडाइलेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वासोडाइलेशन का मतलब है ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो निश्चित है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। वासोडाइलेशन करते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं, जो आपकी जो है लंग्स के पास में जो आपकी एयर जाती है ब्रोंक्यूल्स से, और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो आपकी होती हैं उनको ये डायलेट कर देते हैं। और इनहिबिट इंसुलिन सीक्रेशन, इंसुलिन जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, अब उस इंसुलिन के पेनक्रियाज से सीक्रेशन को बीटा 2 रिसेप्टर्स में जब जुड़ेगा आपका उसका एगोनिस्ट तो इनहिबिट कर देता है वो इंसुलिन के सीक्रेशन को। थर्ड, और इनके एग्जाम्पल से जो है आपके एगोनिस्ट के वो हैं आइसोप्रोटेरेनॉल, सालब्यूटामोल एंड सालमेटेरॉल एंड others these, and the antagonist are the propranolol। बीटा 3 जो रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी के किस एरिया में पाए जाते हैं, तो देखें बीटा 3 रिसेप्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी अभी बाकी है, लेकिन हाँ इनकी जो लोकेशन है वो एडिपोज टिश्यू जो रहते हैं, जो फैट जहाँ पे जमा होता है जिनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, वहाँ पे इनकी लोकेशन होती है। और इनका काम है इंक्रीज लिपोलाइसिस, जो लिपिड बन के आपकी बॉडी में तैयार है उस लिपिड को ये ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इनमें जो एगोनिस्ट हैं बीटा 3 के वो हैं आइसोप्रोटेरेनॉल और एम्बिग्रोन एंड द सोबाग्रोन। और इसका जो एंटागोनिस्ट है वो अभी टोटली पूर्णतः डिस्कवर नहीं है, पूर्णतः मार्केट में नहीं है अभी, इसलिए इसका जो नाम अभी जो दिया गया है वो है SR 59230A। नाउ एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स देखें हम तो अल्फा पे जो हमने अभी देखा फेनिलेफ्रिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, और वहीं अल्फा 2 पे रिसेप्टर पे काम करने वाली जो ड्रग हैं मेथाइल डोपा और क्लोनिडीन है। बीटा 1 की रिसेप्टर की बात करें तो डोब्यूटामीन यहाँ पे ड्रग काम कर रही है, और बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके जुड़ रही वाली जो ड्रग्स हैं वो हैं अल्ब्यूटेरॉल एंड सालमेट्रॉल। ये जो अल्ब्यूटेरॉल एंड सालमेट्रॉल दीज आर द ब्रोंकोडाइलेटर्स। ओके, ये देख सकते हैं हम फेनिलेफ्रिन जो कि अल्फा 1 एगोनिस्ट है, इसका केमिकल नेम हम देख सकते हैं, दिस इज द R3 1 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइलामिनो इथाइल फिनोल।
This is the structure of phenylephrine. Now, this is the synthetic pathway of phenylephrine. phenylephrine का जो सिंथेसिस होता है हम कैसे कर सकते हैं? फिनोल लेंगे हम, यहाँ पे हमने फिनोल लिया और फिनोल का रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड. ओके, और इस तरीके से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और आपका लास्ट में फेनिलएफ्रिन यहाँ पर बन जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिनोल और क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड की मदद से आप फेनिलएफ्रिन बना देंगे आप. दिस इज द फेनिलएफ्रिन. फेनिलएफ्रिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं वो आप देखें यहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फेनिलएफ्रिन अल्फा रिसेप्टर पे काम करने वाली आपकी ड्रग है और अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करती है. दिस इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोटेंशन. बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उस टाइम पे आप जो ड्रग का यूज करेंगे वो होगी फेनिलएफ्रिन. इसका उपयोग शॉक कंडीशन में और एनास्थीसिया के साथ में भी किया जाता है. बॉडी को अगर कोई शॉक है, शॉक लगा हुआ है, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, उस टाइम पे आप जिस ड्रग का यूज करेंगे दैट इज द फेनिलएफ्रिन. ओके, इसका यूज आप ऑप्थेल्मिक में भी करते हैं. किस चीज़ के लिए करते हैं इसको? आप इंडिकेट, ये प्यूपिल को डायलेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं आप, और वॉसो कॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए, आई में वॉसो कॉन्स्ट्रक्शन और प्यूपिल को डायलेट करने में इसका उपयोग होता है फेनिलएफ्रिन का. और इसको आप इंट्रानेजल रूट से जब लेते हैं तो इसको आप कंजेशन का मतलब होता है आपका जो एयरवे है वो चोक हो गया है और वहाँ पे आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस टाइम पे आप फेनिलएफ्रिन का उपयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टॉपिकल मतलब आप शरीर की ऊपरी सतह पे इसको, जहाँ अगर कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, हीमोराइड वाली कंडीशन में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, दिस इज द मार्केटेड प्रोडक्ट ऑफ मेथाइल डोपा है ये, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथाइल डोपा. दिस इज द कैटाकोल रिंग और दिस इज एल्काइल चेन एंड अमीनो ग्रुप एंड दिस इज द एसिडिक ग्रुप. मिथाइल डोपा का अगर हम देखें तो इसका जो यूज़ होता है वो हाइपरटेंशन की केस में किया जाता है. मिथाइल डोपा का ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है. मिथाइल डोपा क्या है आपका? अल्फा 2 एगोनिस्ट. मिथाइल 2 अल्फा 2 एगोनिस्ट है और साथ में आपका क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके जैसा ही काम करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं हम सिम्पैथोमाइमेटिक. और ये जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ऐसी जो अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके जुड़ती हैं उनको बोलते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट. और उसी का एग्जाम्पल है आपका मिथाइल डोपा. मिथाइल डोपा का यूज़ आप हाइपरटेंशन के केस में करते हैं और दूसरा इसका उपयोग आप एंटी हाइपरटेंसिव को जो कम करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. नेक्स्ट, दिस इज द डोब्यूटामीन. डोब्यूटामीन क्या है? डोब्यूटामीन इज द ड्रग दैट इज द बीटा 1 एगोनिस्ट. दिस इज द बीटा 1 एगोनिस्ट. ऐसी ड्रग्स जो कि बीटा 1 रिसेप्टर पर जाके काम करती हैं उनको बोलते हैं हम बीटा 1 एगोनिस्ट. और उसका एग्जाम्पल आपका डोब्यूटामीन है. दिस इज द मार्केटेड प्रोडक्ट मीन्स वायल्स ऑफ इंजेक्शंस ऑफ द डोब्यूटामीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डोब्यूटामीन. नेक्स्ट है आपका कि जो डोब्यूटामीन है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं आपका कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में. जब आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन होती है, उस टाइम पे हम डोब्यूटामाइन नाम की ड्रग का उपयोग करते हैं हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में. डोब्यूटामाइन इज़ अ मेडिकेशन यूज्ड इन द आईसीयू. आईसीयू में इसका उपयोग हम करते हैं. नेक्स्ट है आपका अल्ब्यूटारोल. जैसा कि हमने देखा था कि जो अल्ब्यूटारोल है ये है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट है. ये बीटा 2 एगोनिस्ट ये ड्रग है और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है. बीटा 2 एगोनिस्ट जो ड्रग है इसका आप देख सकते हैं, दिस इज द मार्केटेड प्रोडक्ट. ओके, अल्ब्यूटारोल. इसका उपयोग जो होता है अस्थमेटिक कंडीशंस में ज़्यादा होता है. आप देख सकते हैं, दिस इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू
transfer the medicine in your lungs. Okay, this is the structure of albuterol. Next, अल्ब्यूटेरॉल का उपयोग हम करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म को कम करने के लिए। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पर जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हैं, उसमें स्पाज्म चल रहा है, उनको कम करने के लिए इसका उपयोग होता है अल्ब्यूटेरॉल का। और इसका उपयोग एक्सरसाइज के दौरान जो आपके ब्रोंक्यूल्स ट्यूब हैं उनमें जो मसल्स एक्टिवेट हो गई हैं, वहाँ पे जो एक्साइटेशन हो गया है उसको कम करने के लिए अल्ब्यूटेरॉल नाम की जो ड्रग है जो कि आपके बीटा-2 एंटागोनिस्ट है, सॉरी बीटा-2 एगोनिस्ट है, इसका उपयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।